अच्छा, अब आ रही है आवाज मेरी? अच्छा, तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च और टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च रिवाइज करने में, जैसा कि आप लोगों ने कहा था। अब क्लियर है? आ रही है आवाज मेरी? ओके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे। रिसर्च को मेन 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। नंबर 1 पे अकॉर्डिंग टू अर्निएस्ट डिजायर या बाय पर्पस की बेस पे, नंबर 2 पे उसकी मेथोडोलॉजी की बेस पे या उसके अप्रोच की बेस पे। नंबर 1 पे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्निएस्ट डिजायर या बाय पर्पस की बेस पे रिसर्च को 7 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च, इवेल्युएटिव रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। अगर आप मेथोडोलॉजी की बेस पे या अप्रोच की बेस पे देखो तो उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 पे क्वांटिटेटिव रिसर्च और नंबर 2 पे क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव में अगर आप देखो तो फर्दर उसको 2 में डिवाइड कर दिया गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल को फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया गया है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल में। पीछे जैसे एक्सपेरिमेंटल को आगे फर्दर देखते हैं, जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्वासी एक्सपेरिमेंटल में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल को फर्दर उसकी टाइप्स हैं, जिसमें प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, सोलमन फॉर ग्रुप डिजाइन, ट्रू ग्रुप रैंडम सैंपल डिजाइन, मैचिंग सैंपल डिजाइन एंड फैक्टोरियल डिजाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल की भी फर्दर 5 टाइप्स हैं, ठीक है। 1 ग्रुप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिजाइन, non-randomized control group design, counterbalance design, time series design and control group time series design. नेक्स्ट है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। जो भी पीछे डिस्कस करते हुए एक्सपेरिमेंटल की थी, जिसमें ट्रू एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल आ जाता है, ठीक है। अब नॉन एक्सपेरिमेंटल में अगर आप देखो तो इसमें ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, correlational design, design that use existing data, focus group research and content analysis. क्वालिटेटिव में अगर आप देखो तो उसमें फर्दर 5 टाइप्स हैं, ठीक है। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, ग्राउंडेड थ्योरी है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, एक्शन रिसर्च एंड इथेनोग्राफी। यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पूरा आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें आप देखो तो नंबर 1 पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, उसको 2 में डिवाइड कर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू अर्निएस्ट डिजायर एंड अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अर्निएस्ट डिजायर में उसकी 7 टाइप्स आ गई, जिसमें बेसिक, अप्लाइड, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, इवेल्युएटिव और एक्शन रिसर्च है, ठीक है। आगे अगर आप देखो मेथोडोलॉजी की बेस पे तो उसको 2 में डिवाइड कर दिया गया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव को फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया गया, एक्सपेरिमेंटल में और नॉन एक्सपेरिमेंटल में। एक्सपेरिमेंटल को आप देखो तो फर्दर उसकी 2 डिवीजन है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल, दोनों के आगे फर्दर 5 टाइप्स हैं। इसी तरह नॉन एक्सपेरिमेंटल की भी आगे फर्दर 5 टाइप्स हैं और क्वालिटेटिव की भी 5 टाइप्स हैं, ठीक है। तो आप इस तरह अगर आपके पास आए कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च क्या है, तो आप इस तरह का टेबल ड्रा कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप में देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू अर्निएस्ट डिजायर बाय पर्पस में बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या है? बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, सिंपल डाटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है, अपनी थ्योरी को डेवलप करने के लिए या एनहेंस करने के लिए। अच्छा, अभी अजान हो रही है, ठीक है, थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं।
ओके, तो बेसिक रिसर्च में क्या करते हैं, सिंपल हम कोई भी थ्योरी डेवलप करते हैं या ऑलरेडी जो डेवलप होते हैं उनको थ्योरी को एनहेंस करते हैं, ठीक है। इसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। बेसिक रिसर्च का सेकंड नेम प्योर रिसर्च भी है और थर्ड इसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। पर ये इट इज प्योरेस्ट फॉर्म बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड सोली फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट, ठीक है। बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, फंडामेंटल जो हमारा नॉलेज है वो हम एडवांस एनहेंस करते हैं, ठीक है, कि ये दुनिया कैसे बनी, कैसे वर्क कर रही है, इसमें इंसान कैसे, उनका सोशल रिलेशनशिप कैसा है, सोसाइटीज कैसे डिवेलप हुई, ये सिंपल फंडामेंटल नॉलेज एनहेंस करने के लिए हम बेसिक रिसर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिक रिसर्च अप्लाई नहीं करते, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे थी कि ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की एक थ्योरी डेवलप की थी उन्होंने कि जैसे जैसे चाइल्ड की एज की डेवलपमेंट होती जाती है तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस उसमें आती हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी डेवलप हुई थी ये बेसिक रिसर्च की बेस पे थी, ठीक है। प्रोजेक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि बाय एज के बेस पे क्या क्या चेंजेस है, कॉग्निटिव चेंजेस डेवलप होती हैं। तो ये एग्जांपल बेसिक रिसर्च की है। अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली ज्यादातर इंडस्ट्रीज में होती है, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल्स पे होती है, यूनिवर्सिटीज करती हैं, कुछ लेबोरेटरीज वगैरह इंस्टीट्यूशन अप्लाइड रिसर्च करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। अप्लाइड रिसर्च इज ऑलवेज फॉर डेवलपमेंटल पर्पस, ठीक है। डेवलपमेंटल पर्पस के लिए हम अप्लाइड रिसर्च को यूज करते हैं, जनरली रेफर टू एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अप्लाइड रिसर्च के दो एम्स हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर वन पे आगे के स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए अप्लाइड रिसर्च यूज करते हैं, या हम कोई पॉलिसीज
डेवलप करते हैं ताकि उससे हमारी सोशल लाइफ इंप्रूव हो सके, तो हम अप्लाइड रिसर्च को यूज करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या फॉर्मुलेटिव रिसर्च, क्या तो बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में हमें इतना क्लियर नहीं होती कि हमें इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम मोर क्लियर होते हैं, ठीक है, कि हमने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम क्या करते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन डेवलप करते हैं और अपना रिसर्च डिजाइन है उसको हम फाइनलाइज करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और किस किस चीजों में हमें हेल्प करती है, बेस्ट रिसर्च डिजाइन हेल्प करने में मदद करता है, ठीक है। डेटा कलेक्शन मेथड में एक्सप्लोरेटिव रिसर्च यूज होती है, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए एक्सप्लोरेटिव रिसर्च का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटिव रिसर्च हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए, पीछे जो हमें इतना रिसर्च क्लियर नहीं होता या जो प्रॉब्लम सॉल्व की होती है उस प्रॉब्लम को एक्यूरेटली सॉल्व नहीं किया होता, उसको जानने के लिए, उसको फर्दर डिटेल में देखने के लिए हम एक्सप्लोरेटिव रिसर्च को यूज करते हैं। ओके, पर्पसेस क्या है एक्सप्लोरेटिव रिसर्च को, जनरेट न्यू आइडियाज डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फेमिलियरिटी डेवलप होती है रिसर्चर की प्रॉब्लम के साथ, प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स को डेवलप करता है, ठीक है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसको फॉर्मुलेट करने के लिए एक्सप्लोरेटिव रिसर्च हमें हेल्प करती है। टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर क्लैरिफाइंग कंसेप्ट, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए भी हम एक्सप्लोरेटिव रिसर्च को यूज करते हैं। टू डिटरमिन वेदर इट इज फेसिबल टू अटेम्प्ट दी स्टडी, ठीक है। एक्सप्लोरेटिव रिसर्च से हमें क्लियर होता है कि जो हम प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है वो स्टडी हमारे लिए फिजिबल भी है कि नहीं, हम उसको सोल्व भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टडीज, ठीक है, इसमें दो लेवल आते हैं। फर्स्ट लेवल में क्या करते हैं, सिंपल हम डिस्कवर करते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। नंबर टू पे हम क्या कहते हैं, नंबर वन पे हमने जब डिस्कवर कर लिया तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन आती है कि डिस्कवर करने के बाद हम क्या करते हैं, उनका रिलेशनशिप आपस में देखते हैं। अच्छा, थोड़ा स्लो हो जाती है क्योंकि ये हम रिवाइज ही कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल रही थी, ठीक है। थोड़ा सा स्लो हो जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि दो लेक्चर हैं तो वो दोनों कवर करने फिर थोड़े टाइम बाउंड्री से नहीं एक्सकीड कर जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या मेथड या स्टेप्स जो हम फॉर्मुलेटिव या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यूज करते हैं। तो थ्री स्टेप्स हम यूज करते हैं फॉर्मुलेटिव और एक्सप्लोरेटिव रिसर्च में। नंबर वन पे क्या है, रिव्यू ऑफ पर्टिनेंट लिटरेचर एंड एक्सपीरियंस सर्वे, एनालिसिस ऑफ इनसाइट, स्टिमुलेटिंग केसेस एंड फोकस ग्रुप, ठीक है। पिक में भी यही बता दिया गया है कि मेथड्स हैं या स्टेप्स हैं एक्सप्लोरेटिव रिसर्च के, वो फोर हैं। नंबर वन पे क्या है, रिव्यू ऑफ पर्टिनेंट लिटरेचर, जो हम लास्ट टाइम लिटरेचर रिव्यू डिस्कस करे थे, ये वही चीज बता दी गई है कि आप इंफॉर्मेशन लिटरेचर को रिव्यू करके भी ले सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, वेबसाइट से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, जर्नल वगैरह से। ये सारे हमारे पास क्या है, सोर्स हैं जहाँ से हम लिटरेचर को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोरेटिव रिसर्च है कि हम अपने कंसेप्ट को मजीद क्लैरिफाई कर रहे हैं या हम फर्दर इसको स्टडी करें, तो हम लिटरेचर से हेल्प ले सकते हैं। ये एक स्टेप है कि ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है, अगर उससे रिलेटेड कुछ चीजें मिसिंग है तो हम लिटरेचर को रीड आउट करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्वे, अब एक्सपीरियंस सर्वे क्या है कि इसमें क्या होता है कि सम पीपल आर ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, किन लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा ज्यादा होती है, जो उस सिचुएशन से, जो सिचुएशन को फेस कर चुकी होती हैं, ठीक है। तो हम जाके सर्वे उन्हीं से ही इंफॉर्मेशन लेंगे जो उस प्रॉब्लम से ऑलरेडी सफर कर रहे हैं या कर चुके थे, ठीक है। तो उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी एज कम्पेयर टू जो लोग उस सिचुएशन से नहीं गुजरे। तो हम जो सिचुएशन से गुजर चुके एक्सपीरियंस लोग, ठीक है, तो वहां पे जाके सर्वे कंडक्ट करेंगे, वहां से इंफॉर्मेशन ले लेंगे।
नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, एनालिसिस ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग केसेस। अब इसमें क्या है, दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वन और ऑफ फ्यू सिचुएशन। यहाँ पे हम एक या एक से ज्यादा सिचुएशंस को भी डील कर सकते हैं, ठीक है। इट इज फोकस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स। This kind of situations occur when the interrelation of several individuals are important. In this method of exploratory research, some units are analyzed. Each unit is called case. ठीक है। एक्सप्लोरेटरी यहाँ पे बता दिया गया है कि कुछ यूनिट्स को वो एनालाइज करते हैं, उस यूनिट्स को वो क्या कहते हैं, केस का नेम दे दिया गया है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ इनसाइड स्टिमुलेटिंग केसेस के वो केसेस जो आपको लगते हैं कि वो इंटरेस्टिंग है, तो आप उसको डीपली एनालिसिस करते हो, ठीक है। एनालिसिस ऑफ इनसाइट, इनसाइट का मतलब डीपली स्टिमुलेटिंग, जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं या जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट है केसेस, तो आप डीपली उन केसेस को एनालिसिस करते हो जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट है या जो आपको लगता है कि वो इंटरेस्टिंग है। फोकस ग्रुप क्या है, ये मोस्ट यूज मेथड इन रिसर्च। फोकस ग्रुप में क्या करते हैं, हम फ्यू इंडिविजुअल्स लेते हैं, ठीक है, 8 से 12 लेके फिर हम उनसे कुछ जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या उनसे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया फोकस ग्रुप। 8 से 12, इससे ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे और उनसे एक ही जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे। तो ये 4 मेथड्स आ गए आपके एक्सप्लोरेटिव रिसर्च में, ठीक है। 2 इसके लेवल्स हैं और 4 इसके स्टेप्स हैं। लेवल्स में था कि फर्स्ट में हम डिस्कवर करते हैं वेरिएबल्स और 2 में हम उनका आपस में रिलेशनशिप देखते हैं, और हमारे पास 4 स्टेप्स है जिसमें हम फर्स्ट में लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, ठीक है। सेकंड पे हम एक्सपीरियंस सर्वे करते हैं, थर्ड पे हम एनालिसिस ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग केसेस को देखते हैं और लास्ट पे हम फोकस ग्रुप को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। ये तो सबको तकरीबन आती होगी, ठीक है, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को। फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, सिंपली हम डिस्क्राइब करते हैं जो भी रियल लाइफ सिचुएशन होती है, ठीक है। इसमें हम अपनी तरफ से मैनिपुलेशन नहीं करते। इसमें हम करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, किसी सिचुएशन को डिफाइन कर सकते हैं या हम ग्रुप को बता सकते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, सिचुएशन की या ग्रुप्स की, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज बता दी है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम बेसिकली हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए या पार्टिसिपेंट होने चाहिए, हम नेचुरल सेटिंग में करते हैं, इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, जो चीजें जैसी हैं वैसे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा चलो, आप 10 मिनट नमाज के लिए ब्रेक ले लो, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं।
ओके, स्टार्ट करें। ओके, तो 3 वेज हैं, ठीक है, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 तो है ऑब्जर्वेशनल, नंबर 2 है केस स्टडीज, नंबर 3 पे है सर्वेज, ठीक है। ये 3 मेथड हैं जिसकी बेस पे हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आगे डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग डिस्कवर करते हैं। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिस्कवरिंग व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज इट हैपनिंग एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, ठीक है। जैसे किसी भी डिजीज को हम डायग्नोस करते हैं, फिर इसको ट्रीट करते हैं, तो इस डायग्नोस्टिक रिसर्च में है कि पहले हम देखते हैं कि क्या चीज हैपन है, ठीक है, क्या चीज हुई है, क्यों हुई है, और हम इसको डील कैसे कर सकते हैं, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये हम डायग्नोस्टिक रिसर्च करते हैं। टेम्स एंड आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर इट, ठीक है। इसमें हम कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम पॉसिबल सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डायग्नोस्टिक स्टडीज इज मोर डायरेक्टली कंसर्न विद कॉजल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें कॉजल रिलेशनशिप मीन्स हम उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं। इवैल्यूएटिव रिसर्च, इवैल्यूएटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, इट इज मेड फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड और फॉर असेसिंग द इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, ठीक है। कि कोई भी हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए हम इवैल्यूएटिव रिसर्च करते हैं। इवैल्यूएटिव स्टडीज को हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, फॉर्मेटिव और सेकंड सुमेटिव स्टडीज। फॉर्मेटिव में क्या होता है, रेफर टू असेसमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एज इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, यूजुअली फोकस इज ऑन इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अ प्रोग्राम रेदर देन आउटकम्स, ठीक है। तो फॉर्मेटिव रिसर्च में हम क्या कहते हैं, जैसे हमारा प्रोग्राम रन हो रहा था उसके दरमियान में, उसके सेंटर में हम उसको इवेल्युएट करते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो स्मूथली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर आपको यहीं की एग्जांपल ले लो, जो वेबिनार पे लेक्चर हो रहा है, तो यहाँ पे मैं दरमियान में आपसे पूछती हूँ कि लेक्चर आवाज आ रही है, लेक्चर क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या है, ड्यूरिंग प्रोग्राम जो रन हो रहा है इसके दरमियान में इवेल्युएशन लेते तो ये मेरी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, ठीक है। ड्यूरिंग लेक्चर में आप लोगों से बार बार पूछनी की आवाज आ रही है, लेक्चर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये मैंने क्या है, ये मेरी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है कि ड्यूरिंग लेक्चर मैं आपसे इवेलुएट कर रही हूँ, तो ये मेरे पास फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। समेटिव इवेल्युएशन क्या है, रेफर टू द असेसमेंट ऑफ द आउटकम्स ऑफ अ प्रोग्राम दैट कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब समेटिव इवेल्युएशन क्या होती है, जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद उसके आउटकम को असेस करते हैं कि आउटकम उस प्रोग्राम के क्या आए हैं, ठीक है। प्रोग्राम हमारा इफेक्टिवली कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ। जैसे अगर हम आप लोगों का टेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग लेक्चर जो मैं चीजें पूछती हूँ वो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन आ गई, ठीक है। समेटिव वैल्यूएशन मैं आपकी कैसे करूंगी, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो जो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है, थ्रू टेस्ट जो मैं इवैल्यूएशन करती हूँ वो मेरी समेटिव वैल्यूएशन आ गई कि मैं देखूं कि जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया था उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई समेटिव इवैल्यूएशन। क्लियर है सबको, आवाज आ रही है ना। लास्ट टाइप बेसिक उसकी बाय पर्पस की टाइप, ठीक है। इसमें एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च क्या है, इस फोकस ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन और नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। एक्शन रिसर्च के नेम से पता चलता है कि कोई भी हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च में क्या है, इमीडिएटली एप्लीकेशन करते हैं, इसमें हम कोई भी थ्योरी डेवलप नहीं करते, इमीडिएटली एक्शन करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको हम EAR के नेम से भी कहते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च या कम्युनिटी बेस्ड स्टडीज भी है ये, ठीक है। कोऑपरेटिव इंक्वायरी, action science and action learning, it is approach commonly used for improving conditions and practices in a range healthcare environment, ठीक है। तो मोस्टली हेल्थ केयर एनवायरमेंट में क्योंकि हमें वो प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व करनी होती है, तो उस पर जो हम रिसर्च करते हैं वो मोस्टली हम हेल्थ केयर सेंटर्स में एक्शन रिसर्च अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज बता दी गई है, अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए। जब प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी तो उससे क्या होगा, हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट एनहेंस होगा।
फील्ड ऑफ एक्शन रिसर्च, कहाँ कहाँ पे हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। द स्टडी द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, स्टडी द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, प्रॉब्लम्स ऑफ द डिसिप्लिन। ये बेसिकली क्या है, किसी कॉलेज के या क्लासरूम की जो कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको बताया गया कि ये फील्ड है जहाँ पे हम एक्शन रिसर्च अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग है, इम्प्रूवमेंट ऑफ कैरिकुलम है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेंस है। तो ये क्या है, इमीडिएटली हमें इन पे एक्शन लेना होता है। तो यहाँ पे जो हम रिसर्च अप्लाई करते हैं वो हमारे पास एक्शन रिसर्च है। स्टेप्स क्या है हमारे पास एक्शन रिसर्च के? स्टेप्स अगर आप देखो तो ओवरऑल जो रिसर्च में है वो तकरीबन सेम ही है, ठीक है। यही तकरीबन स्टेप्स हैं जो हम पूरी रिसर्च में यूज करते हैं और एक्शन रिसर्च में भी यही स्टेप्स बता दी गए हैं। नंबर 1 पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जब प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि हम ऑब्जेक्टिव डेवलप करेंगे, इस प्रॉब्लम को हमने पे क्या काम करना है। हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि हम क्या इंटरप्रिटेशन देते हैं या क्या हम प्रेडिक्शंस देते हैं। नंबर 3 पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग सूटेबल टूल्स या टेक्निक्स यूज करके। जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा प्लान क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल एक्शन प्लान। फिर हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं डाटा को, और लास्ट में हम अपने रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन बता देते हैं कि एक्शन रिसर्च से हमारे ये रिजल्ट्स आए और हमने ये कंक्लूजन ड्रा किया है। ओके, फर्स्ट क्लियर है लेक्चर? एक दफा थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देती हूँ कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया है। लिटरेचर रिव्यू हम तब करते हैं जब हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तब हम अपनी इंफॉर्मेशन को एनहेंस करने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं। और ये हम लिटरेचर रिव्यू कहाँ पे करते हैं, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च में करते हैं, उसका एक स्टेप है। अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। अच्छा चलो हम यहाँ टेबल से स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। पीछे ये टेबल को ही डिस्क्राइब कर दिया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च में मेन जो रिसर्च की क्लासिफिकेशन है, इसको क्लासिफाइड किया गया वो सिर्फ 2 टाइप में कर दिया गया, ठीक है। नंबर 1 पे अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट डिजायर या बाय पर्पस। नंबर 2 पे अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी या बाय अप्रोच। लिटरेचर रिव्यू हम किसी भी रिसर्च में करते हैं, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं क्यों, ताकि हमें क्लियर हो कि इससे रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है या कौन सी चीज मिसिंग है जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। तो लिटरेचर रिव्यू हम हर रिसर्च में करते हैं। अगर आप अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट डिजायर में आप देखो तो उसको 7 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। बेसिक रिसर्च को हम क्या कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, थ्योरीज डेवलप करते हैं या एनहेंस करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो फंडामेंटल हमारा नॉलेज होता है हम उनको एनहेंस करते हैं। जो नॉलेज है वो, फॉर एग्जाम्पल कि दुनिया कैसे बनी, ठीक है, वो हम देखना चाहते हैं तो वो हम देख सकते हैं। फिर सोसाइटीज कैसे डेवलप हुई, ह्यूमंस का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, तो ये सारे हम क्या कहते हैं, अपना जो फंडामेंटल नॉलेज है हम उसको एनहेंस करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या थी, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। अब इसके नेम से ही आपको शो रहा है, अप्लाइड मींस अप्लाई करना, ठीक है। प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं रिसर्च को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नंबर 3 पे हमारे पास आगे एक्सप्लोरेटिव रिसर्च, ठीक है। एक्सप्लोरेटिव या इसका सेकंड नेम है फॉर्मुलेटिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटिव रिसर्च में हम क्या कहते हैं कि अगर हमें रिसर्च से रिलेटेड क्लियर हम नहीं होती या कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो एक्सप्लोरेटिव रिसर्च में हम मोर क्लियर होते हैं, ठीक है। हमारे पास ज्यादा नॉलेज आता है एक्सप्लोरेटिव रिसर्च करने से। हम इसमें डिजाइन डेवलप करते हैं, ठीक है, प्रायोरिटीज सेट करते हैं, डेटा कलेक्शन टूल डेवलप करते हैं एक्सप्लोरेटिव रिसर्च में। एक्सप्लोरेटिव रिसर्च के आपने 2 लेवल्स देखी हैं। फर्स्ट लेवल में हम क्या करते हैं, सिंपल हम वेरिएबल्स को डिस्कवर करते हैं,
अपनी रिसर्च में या सिचुएशन में, ठीक है। नंबर 2 पे हम क्या कहते हैं, जब हमने डिस्कवर कर लिए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने उनका आपस में रिलेशनशिप भी देखना है, ठीक है। वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए थे कि जो रिसर्च में हम यूज करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम मैनिपुलेशन नहीं करते, और इंडिपेंडेंट का हम डिपेंडेंट पे इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कॉज भी कह सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इफेक्ट भी कह सकते हैं। थर्ड हमने इसमें वेरिएबल डिस्कस किया था कंफाउंडिंग वेरिएबल, वो थर्ड वेरिएबल जो हमारी रिसर्च में नहीं होता लेकिन इफेक्ट हमारी स्टडी पे हो जाता है, ठीक है। अनडिजायरेबल जो हमारे पास वेरिएबल होता है वो हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स या कंफाउंडिंग वेरिएबल जो हमारे रिजल्ट्स को कंफ्यूज करते हैं। ओके, नंबर 4 पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मीन सिंपली डिस्क्राइब कर देना रियल लाइफ फिनोमेना को, ठीक है। इसमें हम जो रिसर्च करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये हम नेचुरल सेटिंग में करते हैं, इसमें हम अपनी तरह से कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते। किसको रिपीट कर दूं नीलम, वेरिएबल्स को? अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया कि हम रिसर्च में दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कॉज भी कह सकते हैं अगर इसका सेकंड नेम कहें तो, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इफेक्ट भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम अपनी चॉइस से मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल में हम मैनिपुलेशन नहीं करते क्योंकि वो टोटली डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने किसी पौधे की ग्रोथ देखनी हो तो हम क्या करते हैं, अगर हमने उसको खाद देनी हो, ठीक है, या उसको हमने पानी देना हो, तो जो पौधे की जो ग्रोथ है वो डिपेंड कर रही है सीड पे, ठीक है, उसकी खुराक पे और वाटर पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाटर है और सीड है, ठीक है। सीड्स या वाटर को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, उस पे डिपेंड करेगी किसी भी पौधे की ग्रोथ, ठीक है। पानी कम देंगे या उसको सीड कम देंगे तो उसकी ग्रोथ कम होगी। अगर हम पानी ज्यादा दे दें और इसको सीड भी ज्यादा दे दें तो उससे क्या होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसकी ग्रोथ डिपेंड करिए हमारे पानी पे और सीड पे, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। अब इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल भी आ सकता है, ठीक है। अगर हमने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं किया, ज्यादा सनलाइट में उसको रख दिया या ज्यादा ही हमने उसको डार्क लाइट में रख दिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, कंफाउंडिंग वेरिएबल भी आ गया, वो हमारे रिजल्ट्स पे इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि जो हमारे एंड पे जो ग्रोथ हुई है पौधे की वो किसकी बेस पे हुई है, जो हमने उसको पानी दिया है या जो हमने उसको सीड दिया है, या मे बी जो एनवायरनमेंट था वो इफेक्ट कर गया है उस पर, ठीक है। तो इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल भी आ सकते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर उसको अगर हम एनवायरनमेंट दे दें। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम एक्यूरेट चल सकता है। डायग्नोस्टिक रिसर्च में हम क्या देखते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है। अब जो ये चीजें हो चुकी हैं, जो प्रॉब्लम हो चुकी है, इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या है, डायरेक्टेड वे है जिसमें हम कोजल रिलेशनशिप देख सकते हैं, ठीक है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई इवेल्युएटिव रिसर्च। इवेल्युएटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। इसमें हमने दो टाइप डिस्कस की हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड सुमेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होती है, जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो ड्यूरिंग प्रोग्राम के हम उसको इवेल्युएट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन रिसर्च, ठीक है। अगर वो प्रोग्राम हो गया है, एंड हो गया, तो हम उसके आउटकम्स देखते हैं कि वो हमारा प्रोग्राम कितना इफेक्टिव रहा है। तो एट द एंड अगर हम उसको चेक करें या इवेल्युएट करें तो वो हमारे पास आ गई सुमेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि ड्यूरिंग लेक्चर जैसे आप लोग पूछती क्वेश्चन करती हो और मैं उसकी क्वेरी को सोल्व कर लेती हूँ, तो ये जो इवेल्युएशन मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। आफ्टर लेक्चर जब आप लोगों का टेस्ट होगा या पेपर होगा तो वो आपकी होगी सुमेटिव इवेल्युएशन।
लास्ट में हमने डिस्कस किया है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च हम क्या कहते हैं, इमीडिएटली एक्शन हम लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये ज्यादातर हम अपने क्लासरूम्स में या कॉलेजेस लेवल पे इंस्टीट्यूशन में करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम क्वांटिटेटिव की टाइप्स देखते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे ऑब्जर्वेशनल है, केस स्टडीज हैं और सर्वेज हैं। सर्वेज में हम ये कहते हैं इंटरव्यू लेते हैं, डिस्कशन करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, केस स्टडी में हम रहे व्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ओके, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें हम वेरियस टाइप्स देखेंगे क्वांटिटेटिव में मेन टू टाइप्स हैं। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल को फर्दर दो में डिवाइड कर देंगे, टू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल में। नॉन एक्सपेरिमेंटल को डिस्कस करते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल में फर्दर उसकी 5 टाइप्स हैं। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, कोरिलेशनल डिजाइन, डिजाइन दैट यूज एग्जिस्टिंग डाटा, फोकस ग्रुप रिसर्च हो तो आपको थोड़ा सिंपल जो हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं उसकी फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं। कोरिलेशन में हम रिलेशनशिप देखते हैं। थर्ड पे डिजाइन दैट यूज एग्जिस्टिंग डाटा, इसमें लगता है जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा होते हैं उसको हम यूज करते हैं। फोकस ग्रुप रिसर्च जो भी हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें 8 to 12 मेंबर्स होते हैं, वो हमारे पास फोकस ग्रुप रिसर्च है। नंबर 5 पे है कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, कंटेंट को एनालिसिस करना, वो हमारे पास कंटेंट एनालिसिस आ जाता है। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल को फर्दर दो में डिवाइड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल डिजाइन एंड एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव को फर्दर तीन में डिवाइड कर दिया गया है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एंड इकोलॉजिकल स्टडीज। एनालिटिकल भी फर्दर 3 में डिवाइड है, कोहॉर्ट स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज डिस्क्रिप्टिव में भी आती हैं और एनालिटिकल में भी आती हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपली हम एक्सप्लोर करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं किसी भी फिनोमिना को जो रियल लाइफ सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो चीजें जैसी हैं हम वैसे ही उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको प्रेजेंट कर देते हैं। प्रोवाइड एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशंस और ग्रुप्स। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए हमें पार्टिसिपेंट्स की नंबर्स लार्ज चाहिए होते हैं। ठीक है, नेचुरल सेटिंग्स में हम कंडक्ट करते हैं और इसमें हम मैनिपुलेशन नहीं करते। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास नॉन मैनिपुलेटिव स्टडीज कौन सी हैं, तो कौन सी हैं हमारे पास?
क्या आंसर होगा इसका? जी बताओ आप लोग। अगर मैं पूछूं कि नॉन मैनिपुलेटिव स्टडीज हमारे पास कौन सी हैं, तो इसका क्या आंसर है? ओके, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, ठीक है। नॉन मैनिपुलेटिव स्टडीज हम कह सकते हैं, हम उसको डिस्क्रिप्टिव स्टडीज भी कह सकते हैं। तो इजी डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की इसका क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग पीपल हु टेक पार्ट इन दी स्टडी, ठीक है। लोगों को डिस्क्राइब करना जो स्टडी में ठीक है। हम ये स्टडीज कंडक्ट क्यों करते हैं? डिजीज का बर्डन देखने के लिए, प्रेवलेंस देखने के लिए, ठीक है, फैक्टर्स देखने के लिए, उनका बिहेवियर देखने के लिए, या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए जो इन्फ्लुएंस करती है रिस्क ऑफ डिजीज पे। हाँ, अब आ रही है आवाज क्लियर? अब क्लियर है? वेबिनार का इशू होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, क्लियर है अब। कॉजेस को देखने के लिए, फैक्टर्स को देखने के लिए, ठीक है, कोई भी हम इंटरवेंशन देते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए हम रिसर्च स्टडीज कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अगर रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन पूछी जाए तो रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन क्या है? स्टेज ऑफ कलेक्टिंग a framework for every stage of the collection and analysis of data। ये रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ। ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है। रिसर्च डिजाइन में हम ये कलेक्शन करते हैं डाटा का और उसको एनालिसिस करते हैं। ओके, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज और एनालिटिकल स्टडीज अगर आप डिफरेंस देखो, ओके, एक मिनट मैं लिख के बता देती हूँ। ठीक है, ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, ये रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन है।
ओके, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं और एनालिटिकल स्टडीज में हम टेस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हमें आंसर देती है व्हाट, हु, वेयर एंड व्हेन। ठीक है, एनालिटिकल स्टडीज हमें आंसर देती है व्हाई एंड हाउ। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए सिंपल हम क्या करते हैं, वो सिंपल हम उसमें क्या है, कब हुई, कहाँ पे हुई और किस में हुई। ठीक है, ये सिंपल हम आंसर देखते हैं। अब क्यों हुई और कैसे हुई, ये आंसर्स हमें मिलते हैं एनालिटिकल स्टडीज में। ओके, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को हम सर्वे स्टडीज भी कहते हैं। ठीक है, पॉइंट इन टाइम स्टडी भी कहते हैं। इसमें हम फॉलो अप नहीं करते, लेकिन अगर हम इसमें फॉलो अप ऐड कर दें तो हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी कन्वर्ट हो जाएगी कोहार्ट स्टडी में। ठीक है, कोहार्ट कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। Can conduct repeated cross-sectional studies to measure change in a population। हम cross-sectional studies को repeat भी कर सकते हैं changes को measure करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल दे दी गई कि सिंपल वो क्या है, 2002 में उन्होंने सर्वे किया था कि लास्ट जो 5 years में फैमिली ग्रोथ कितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो 35% इंक्रीज उनके पास है। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल सर्वे किया और वहां से इंफॉर्मेशन को उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। नंबर 2 पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ रेजिडेंस वर टेलीफोन। अब हम टेलीफोन के जरिए भी स्टडी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गई क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, जैसे आजकल की सिचुएशन आप देख लो, जैसे कोरोना है, तो इस टाइम पे जो हम मोस्टली जो हमारे लिए फिजिबल स्टडीज है वो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीफोन करके हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जिस पार्टिसिपेंट से, वो हम ले सकते हैं। लास्ट स्लाइड कौन सी, ये वाली क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की। अच्छा, रिपीट कर देती हूँ, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को हम सर्वे स्टडीज भी कहते हैं। ठीक है, वन पॉइंट इन अ टाइम, एक पॉइंट पे हम स्टडी करते हैं, इसको हम प्रेवलेंस स्टडीज भी कहते हैं। सुमैया ने एक और नेम बताया था स्टडी का, क्या था वो सुमैया? जी सुमैया, प्रेजेंट हो? रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यस, ट्रांसफर स्टडीज। रिट्रोस्पेक्टिव क्रॉस सेक्शन में नहीं आती। ठीक है, केस कंट्रोल को हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज कहते हैं, जो हम पास में जाके इसको देखते हैं। ओके, तो डिफरेंट नेम्स के पास आपके पास आगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी, पॉइंट इन टाइम स्टडीज, सर्वे स्टडीज, प्रेवलेंस स्टडीज, ट्रांसफर स्टडीज। ठीक है, स्नैपशॉट स्टडीज भी हम इसे कहते हैं। इसमें हम डिफरेंट चीजों को मेजर कर सकते हैं, बिलीव्स को, एटीट्यूड्स को, बिहेवियर को, पर्सनल फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर्स, existing or past health conditions, anything else that does not require follow up to assess। या कोई भी चीज हम असेस कर सकते हैं जिसमें फॉलो अप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डिजाइन अगर आप देखो तो इसमें हम नंबर 1 पे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं।
अच्छा, ट्रांसफर्स का मीनिंग क्या होता है? अब आ रही है आवाज मेरी? ओके, ठीक है। ट्रांसफर्स का बताया गया कि यहाँ पे सिचुएटेड और एक्सटेंडिंग अक्रॉस समथिंग क्रॉस वाइज डायरेक्शन, यहाँ पे मीन्स की डायरेक्शन हमारे पास क्लियर होती है, ठीक है। विद इन शॉर्ट टाइम पे हम वो स्टडी कर लेते हैं। डिजाइन देखो, प्रोसेस में डिजाइन में तो उसमें पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं, फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोजर और डिजीज स्टेटस पे तो चार हमारे पास आ सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। नंबर 1 पे हम देखो सिचुएशन, यहाँ हमारे पास एक्सपोजर और आउटकम दोनों हमारे पास आ सकते हैं। नंबर 2 पे यहाँ तो हमारे पास एक्सपोजर आ सकता है, आउटकम वहाँ पे नहीं होगा। 3 में आप देख सकते हो एक्सपोजर नहीं है लेकिन आउटकम प्रेजेंट है। 4th में आप देखो ना तो एक्सपोजर हमें मिल सकता है ना ही हमें आउटकम मिल सकता है। तो ये चार पॉसिबल्स हमारे पास ऑप्शन है जो हमें मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में सिंपल हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज को हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है।
जहाँ पे भी वर्ड फ्रीक्वेंसीज आएगा इसका मतलब वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज है। यहाँ क्रॉस सेक्शनल स्टडी अगर फ्रीक्वेंसीज हम असेस करते हैं विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्रॉस स्टडीज हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं। फिर यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया कि वो बर्डन या प्रेवलेंस एस्थमा का चेक करें 12 से 14 इयर्स ओल्ड के बच्चों में। तो उन्होंने जाके स्कूल में विजिट किया और जो 12 और 14 ईयर्स के दरमियान में थे जिनको एस्थमा था, वहाँ पे जाके उन्होंने एस्थमा को नोट किया और उनकी फाइंडिंग को प्रेजेंट कर दिया। तो सिंपल ये डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आ गई, वन सर्वे एक ही टाइम पे एक ही विजिट पे। एडवांटेजेस हम इसमें प्रेवलेंस काउंट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, इजी एंड क्विक है, लेस कॉस्टली है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये कोहार्ट स्टडीज के लिए, ठीक है, और वेल्थ ऑफ डाटा फॉर फर्दर रिसर्च। अगर हमने किसी की जैसे अस्थमा के पेशेंट्स हैं या बच्चे जो थे, हमने सिंपल उनकी फाइंडिंग्स नोट कर ली कि 10 या 15 या 20 कितने भी हमें बच्चे मिले, वो इस स्कूल में थे या डिफरेंट स्कूल्स में थे, तो वो हमने सिंपल उसको नोट कर लिया। अब इस पे फर्दर अगर कोई चाहे तो इसी को लेके डाटा को इस पे फर्दर वो स्टडीज कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है कि हम इंसिडेंस इसमें मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, रिस्क हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन कम होती है कि हमें यहाँ पे प्रेवलेंस मिलता है, हमें नहीं आइडिया कि वो डिजीज कब डेवलप हुई, ठीक है, उसकी प्रोड्रोमल स्टेज कौन सी थी, उसकी इंक्यूबेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ, उसका फर्स्ट सिम्टम कब अपीयर हुआ, वो डिजीज में क्या क्या चेंजेस आई। तो यहाँ पे हमें नेचुरल सेटिंग का, नेचुरल हिस्ट्री का नहीं पता होता। कौन फॉर बायसिस फ्रॉम सिलेक्टिव सर्वाइवर, सिलेक्टिव सर्वाइवर मीन्स के जो उस टाइम वहां पे जो जिंदा होंगे, ठीक है, अगर उस डिजीज से किसी की डेथ हो गई है तो वो तो हमारी स्टडी से निकल गई, ठीक है, लेकिन जो उस टाइम पे जो वहां पे प्रेजेंट थे, हम सिर्फ से डेटा लेके आ गए, तो मे भी हमारे वो जो स्टडी है वो इतनी इफेक्टिव ना हो। नॉट पॉसिबल टू एस्टेब्लिश टेम्पोरलिटी, ठीक है, तो ये वीक डिजाइन है कॉजेलिटी का, यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देख सकते। स्नैपशॉट स्टडी है तो ये रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होगी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी लाइक क्रॉस सेक्शन वन, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, इसमें हम क्या करते हैं, हम इंटरफेरेंस नहीं करते, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स की हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और ये आपकी स्टडीज काफी ईयर्स तक भी जा सकती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में हम बेसिकली बिहेवियर चेंजेस देखने के लिए स्टडीज करते हैं, ठीक है, एटीट्यूड देखने के लिए या नॉर्मल जो लाइफ में जो चेंजेस आती हैं, जो ग्रोथ में चेंजेस आती हैं, उनको देखने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज करते हैं। यहाँ पे हमारा जो कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, वो नहीं होता। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम जो नॉर्मल सिचुएशन में चीजें चल रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखना होगा कोग्निटिव डेवलपमेंट एक बच्चे में एज के बेस पे कैसे कैसे डेवलप होती है, तो इसको हम अगर हम कुछ टाइम के लिए, या फॉर एग्जाम्पल हमने 2 इयर्स के बच्चों पे वो देखनी है कि कोग्निटिव लेवल उनका एज की बेस पे कैसे डेवलप होते हैं, ये कितना इंक्रीज होता है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना इंक्रीज होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको फॉलो अप करते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं देखते, कोई भी डिजीज नहीं देखते, सिंपली जो नॉर्मल लाइफ के साथ जो चेंजेस आते हैं हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि 2 ईयर में जो बच्चा था उसको हमने नोट कर लिया कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना था, फिर जब वो 5 ईयर्स में, तो 5 ईयर्स का हुआ तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना आ गया, ठीक है, उसके बाद वो 10 ईयर्स तक उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना डेवलप हुआ, 20 ईयर्स तक जितनी भी आपके पास आपने उसको कितने भी टाइम पीरियड के लिए इसको आपने फॉलो अप करना है। तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, या इसमें जो नॉर्मल चीजें चल रही होती हैं उन्हीं को हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे नेक्स्ट में एग्जांपल दी गई थी, कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो देख रहे हैं, तो सिंपल वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करेंगे कि जैसे जैसे वो वॉकिंग पे नॉर्मल रूटीन में वॉक करी थी, तो उसकी बेस पे उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल में कितनी चेंजेस आई हैं, ठीक है, सिंपली। इसमें हम कुछ भी और चीजें नहीं देखेंगे, कोई डिजीज नहीं देखेंगे, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में जो चीजें हो रही हैं हम उन्हीं को ही ऑब्जर्व करेंगे। तो ये डिफरेंस है आपका कोहार्ट स्टडी से, लॉन्गिट्यूडनल का कोहार्ट स्टडी से।
ठीक है, क्लियर हुए कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में और कोहॉर्ट स्टडीज में क्या डिफरेंस है? जी रिपीट कर देती हूँ कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज और कोहॉर्ट स्टडीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कोहॉर्ट स्टडीज में हमारे पास क्या होता है, हम जो ग्रुप लेते हैं, ठीक है, वो होते हैं रिस्क फैक्टर से वो एक्सपोज होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें वो डिजीज डेवलप नहीं होती, तो वो हमको हार्ट स्टडीज में देखते हैं कि उनमें डिजीज कब जाके डेवलप होगी। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है, हम उसमें डिजीज को नहीं देखेंगे, बल्कि इसमें हम नॉर्मल जो चेंजेस आ रही होती हैं टाइम की बेस पे, वो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल शेयर की थी, अगर हमें इंटेलेक्चुअल लेवल देखना हो कि एज की बेस पे इंटेलेक्चुअल लेवल कितना डेवलप होता है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैंने 2 इयर्स के बच्चों से वो स्टडी स्टार्ट की और मैंने 20 इयर्स तक उनको ऑब्जर्व करना है कि 2 इयर्स से 20 इयर्स तक जाते जाते उनमें इंटेलेक्चुअल लेवल कितना डेवलप हुआ है, तो मैं कैसे देखूंगी, जैसे जैसे उनकी इंक्रीज एज इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो मैं उनको 20 इयर्स तक उनको फॉलो करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 इयर्स की एज में उनको फॉलो किया, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल देखा, उसके बाद मैंने 10 इयर्स में देखा, 15 इयर्स में देखा, 20 इयर्स में देखा, जितना भी आपने अपना फ्रेमवर्क बनाया होगा। ठीक है, उसकी बेस पे आप उसको फॉलो अप करोगे कि इंटेलेक्चुअल लेवल एज की बेस पे इंक्रीज होता है कि नहीं होता। ये एंड पे आप अपना कंक्लूजन बताओगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल और कोहॉर्ट स्टडीज में। इसमें एग्जांपल जैसे शेयर की थी कोलेस्ट्रॉल लेवल की, तो जैसे जैसे वो मैंने 20 ईयर से स्टार्ट करके 40 ईयर्स तक वो फॉलो अप करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल में चेंजेस आती हैं वॉकिंग से कि नहीं। ठीक है, और अगर आती है तो कितनी आती हैं। तो सिंपली जो नॉर्मल चीजें चल रही होती हैं उनको देखने के लिए, जो चेंजेस आती हैं उनको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज करते हैं। ओके, क्लियर है अब? नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, इकोलॉजिकल स्टडीज क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन लेवल पे करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडीज नहीं करते। इकोलॉजिकल में हम प्रेवलेंस इंसिडेंस दोनों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये इनएक्सपेंसिव है, इजी टू कैरी आउट है। इकोलॉजिकल स्टडीज हम करते क्यों हैं, पर्पस क्या है इसके? पॉपुलेशन की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए हम इकोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, या हमने कोई स्ट्रेटजीज, ठीक है, पब्लिक लेवल पे बनानी हो तो हम इकोलॉजिकल स्टडीज कंडक्ट करते हैं। कंपैरिजन करना हो कंट्री टू कंट्री, तब हम इकोलॉजिकल स्टडीज करते हैं। पॉपुलेशन लेवल पे एक्सपोजर्स को देखने के लिए या उनका रिलेशनशिप देखने के लिए, रिस्क फैक्टर्स और डिजीज को, तब हम इकोलॉजिकल स्टडीज करते हैं। इकोलॉजिकल एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, सेंसिस। ठीक है, सेंसिस हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन लेवल पे करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल। एनालिटिकल क्रॉस सेक्शन में हम क्या करते हैं, एसोसिएशन देखते हैं प्रोटेक्टिव रिस्क फैक्टर्स और हेल्थ आउटकम्स के दरमियान। लेकिन यहाँ पे अगर जो हम देखते हैं उनका रिलेशनशिप, तो यहाँ पे डिफिकल्ट है रिलेशनशिप देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि डिजीज वहां पे पहले से डेवलप थी या एक्सपोजर था तो डिजीज वहां पे डेवलप हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉजेशन क्लियरली नहीं कह सकते। Collection information about risk factor is also retrospective, running the risk of recall bias। ठीक है, तो अगर हम उनसे रिस्क फैक्टर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पूछते हैं तो इसमें क्या आएगा, रिकॉल बायस। ठीक है, रिकॉल बायस क्या था कि उन्हें
उन फैक्टर्स का याद ही नहीं होता कि कौन से फैक्टर्स थे जो उन पे इफेक्ट हुए हैं जिसकी वजह से डिजीज डेवलप हुई, तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉल 22 आ जाएगा। हमारी जो रिसर्च है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ठीक है, अनबायस्ड होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, ठीक है, सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। अनएथिकल और बायस्ड रिसर्च स्टडीज हमारी नहीं होंगी। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पीपीटी में नहीं लिखे होते लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस हो जाते हैं, तो आप उनको नोट कर लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शन, एनालिटिकल क्रॉस सेक्शन में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शन में हम क्या करते हैं, सिंपली चीजों को डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है, और एनालिटिकल में हम क्या करते हैं, उनमें रिलेशनशिप को भी देख सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स को और डिजीज के आपस में, ठीक है। अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये बेस्ट, ये कॉजेशन हम बेस्ट कंफर्म नहीं कर सकते, रिलेशनशिप को देख सकते हैं लेकिन हम बेस्ट ये डिजाइन रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने के लिए एनालिटिकल क्रॉस सेक्शन नहीं है। यहाँ पे भी हम एट वन पॉइंट पे ही सर्वे करेंगे लेकिन हम उसमें रिलेशनशिप भी देख सकते हैं कि हमने जो फैक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उससे वो डिजीज डेवलप थी कि नहीं थी, ठीक है, उसका आपस में क्या रिलेशनशिप था। लेकिन यहाँ पे हम 100% श्योर नहीं होते कि जो हम रिलेशनशिप बता रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है। ये डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल में, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में हम हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे और एनालिटिकल क्रॉस सेक्शन में हम टेस्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, क्लियर है? सिंपल आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा डिटेल में इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो तो आप इजीली लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। रोटलाइजेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, बस अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, आप उसको अपने वर्डिंग में भी लिखोगे तो वो भी ठीक होगा। तो स्टडीज को हार्ट कहते हैं, वर्ड को ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप होता है। इसमें हम क्या करते हैं, आगे इसमें देख लेते हैं इसके डिजाइन में। अच्छा, एडवांटेजेस देख लेते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, बेस्ट असेसमेंट कर सकते हैं एक्सपोजर को, चेंजेस को देख सकते हैं, एक्सपोजर में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं जिसको प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं फेटल डिजीज से रिलेटेड। अब इसमें हमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का क्लियर पता होता है, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे हमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का पता होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सिंपल एक्सपोज ग्रुप लेते हैं लेकिन उनमें डिजीज डेवलप नहीं होती, फिर हम उनको फॉलो अप करते हैं, जितना हमने टाइम पीरियड मेंशन किया होता है कि उसमें डिजीज डेवलप कब होती है। अब यहाँ पे हमें पता होता है कि उस इंडिविजुअल में वो डिजीज कब डेवलप हुई, कब उसका फर्स्ट सिम्टम अपीयर हुआ, कितना उसका इंक्यूबेशन पीरियड था, ठीक है, उसकी लेटेंट स्टेज कौन सी है, तो ये सारी चीजें हमें को हार्ट में क्लियर पता होती हैं। अब इसमें हम मल्टीपल आउटकम्स को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है सिंगल एक्सपोजर हो लेकिन उससे आउटकम्स में भी ज्यादा हो। जैसे अगर हम स्मोकिंग को लेके देखें, एक्सपोजर हमारे पास एक है लेकिन हमारे पास आउटकम ज्यादा आ सकता है, ठीक है, उसको कैंसर की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं या कोई और डिजीज हो सकती है स्मोकिंग की वजह से, ठीक है, कैंसर भी हमारे पास आ सकता है, उसको कोई हार्ट डिजीज होगी वो भी हमारे पास आ सकता है, मतलब एक्सपोजर हमारे पास एक है लेकिन उससे
मल्टीपल आउटकम्स भी हमारे पास आ सकते हैं। इसमें हम इंसिडेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें लोअर पोटेंशियल फॉर बायस देना केस कंट्रोल स्टडीज में कोई रिकॉल या सिलेक्शन बायस नहीं होता। कोहॉर्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू केस कंट्रोल स्टडीज के, ठीक है। जितनी आपकी कोहॉर्ट स्टडीज कुछ ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होगी, ठीक है, उतनी ही आपकी वो स्टडीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इफेक्टिव होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अगर हमने 20 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए इसको फॉलो अप करना है तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है और इस पर एक्सपेंस भी ज्यादा होगा। लार्ज सैंपल साइज एंड केस कंट्रोल, इसमें सैंपल साइज थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है केस कंट्रोल के। डाटा कलेक्शन एक्सपेंसिव है इसमें। लॉन्ग टाइम कमिटमेंट फॉर फॉलो अप, ठीक है, डिफिकल्ट है पार्टिसिपेंट्स के लिए। अगर हम उन्हें कहें कि आपने, अगर हम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में इसको देख रहे हैं और हमने कहना है कि 20 ईयर्स के लिए आपने यहाँ पे ही रहना है, यहाँ से आपने मूव नहीं करना, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ फॉलो अप हो जाता है पार्टिसिपेंट्स का। तो ये मेन इसका जो ड्रॉप बैक है कोहॉर्ट का नंबर 1, वो लॉस ऑफ फॉलो अप है। लॉन्ग लेटेंसी पीरियड्स के लिए, डिजीजेस के लिए ये डिजाइन बेस्ट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल ली थी एचआईवी की या एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा है, ठीक है। 50 ईयर्स या 40 ईयर्स से अगर कोई डिजीज है उसके बाद डिजीज डेवलप होती है तो इस टाइम के लिए फॉलो अप करना ज्यादा टफ हो जाता है। तो लेटेंसी, लॉन्ग लेटेंसी पीरियड जिनका और डिजीजेस का, उनको फॉलो अप करना थोड़ा टफ है। ये डिजाइन है, ठीक है। एक्सपोज ग्रुप हमारे पास होता है और एक अनएक्सपोज ग्रुप होता है। यहाँ पे एक्सपोज ग्रुप है मीन्स के लिए स्पेक्टर से एक्सपोजर है लेकिन उनमें वो डिजीज नहीं है, ठीक है। उस टाइम वो हेल्दी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल वो स्मोकिंग करते हैं लेकिन उस टाइम उन पे कोई डिजीज डेवलप नहीं थे, ठीक है। एक्सपोज ग्रुप में आगे जो स्मोकिंग करते थे, अनएक्सपोज में आगे जो स्मोकिंग नहीं करते थे। एक्सपोज में हम फिर उसको फॉलो अप करेंगे कुछ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 10 ईयर्स के लिए या 15 ईयर्स के लिए इसको फॉलो अप करना है, उसके बाद हम देखेंगे जो एक्सपोज ग्रुप थे उनमें से कितने पार्टिसिपेंट्स में लंग कैंसर डेवलप हुआ, कितने में लंग कैंसर डेवलप नहीं हुआ। इसी तरह हम जो अनएक्सपोज ग्रुप था उसमें देखेंगे कि वो स्मोकिंग नहीं करते थे तो उनमें से कितने लोगों को कैंसर हुआ और कितने लोगों को कैंसर नहीं हुआ। अच्छा, को हार्ट पे हम रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो देखते हैं, ठीक है। The ratio of the probability of an event occurring, for example, developing a disease, being injured in an exposed group, to the probability of event occurring in comparison non-exposed group. ये एग्जांपल दे दी गई है, ठीक है। स्मोकर्स एक्सपोज ग्रुप है, नॉन स्मोकर के पास नॉन एक्सपोज ग्रुप है। फिर वो कुछ टाइम के लिए इसको फॉलो अप करेंगे कि उनमें कैंसर डेवलप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 2/2 टेबल है ये। यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज पुट करके बता दी। इसका फार्मूला है ए ओवर ए प्लस बी ओवर सी ओवर सी प्लस डी, ठीक है। रिलेटिव रिस्क को काउंट कर रहे हैं। ए 20 कह दिए, बी 80 कह दिए, सी 1 कह दिए, डी 99 कह दिए गए। रिस्क रेशियो या रिलेटिव रिस्क, ठीक है, टर्म्स दो हैं लेकिन एक ही है वो चीज। रिस्क रिलेटिव रिस्क कह लो या आप रिस्क रेशियो कह लो, ठीक है। तो उसका फार्मूला ए ओवर ए प्लस बी सी ओवर सी प्लस डी है। तो यहाँ पे जो उन्होंने रिलेटिव रिस्क निकाला है वो 20 निकाला है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है कि 20 टाइम्स ग्रेटर चांसेस हैं स्मोकर्स में लंग कैंसर के एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। कह सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक्सपोज ग्रुप को हम केस नहीं कहेंगे, ठीक है। केस वो होता है जिसमें वो डिजीज डेवलप होती है, क्योंकि यहाँ पे कोहार्ट में हम डिजीज लोगों को नहीं ले रहे, तो हम एक्सपोज ग्रुप कहेंगे और नॉन एक्सपोज ग्रुप कहेंगे, ठीक है। नॉन एक्सपोज को आप कंट्रोल करो लेकिन एक्सपोज को आप केस ग्रुप नहीं कहोगे, क्योंकि केस मीन्स के उसमें वो डिजीज डेवलप हो चुकी है। तो सिंपल आप एक्सपोज ग्रुप कहोगे और नॉन एक्सपोज ग्रुप कहोगे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल दी थी प्रैक्टिस के लिए।
इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर रिलेटिव रिस्क ग्रेटर देन 1 आएगा इट मीन्स इंक्रीज रिस्क ऑफ आउटकम है। रिलेटिव रिस्क इक्वल टू 1 है तो इट मीन्स नो रिस्क ऑफ आउटकम या एसोसिएशन नहीं है। लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब उनके जो रिस्क है वो कम है या वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है। ओके, केस कंट्रोल स्टडीज। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं केसेस और कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। केसेस जिनमें वो डिजीज डेवलप होगी होगी और कंट्रोल जिनमें वो डिजीज नहीं होगी, ठीक है। लास्ट टाइम भी बताया था कि कंट्रोल हम कौन से ले सकते हैं, वो कंट्रोल जिसमें हम जो स्टडी करने चाहे जिस डिजीज की, वो डिजीज उस कंट्रोल में प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा मे भी फर्दर डिजीजेस प्रेजेंट हो उस कंट्रोल ग्रुप में। ये अगर हमारी स्टडी के हिसाब से कंट्रोल वो होगा जिसमें केस वाली डिजीज कंट्रोल में नहीं होगी। ठीक है, तो केसेस क्या है? आर दोज हु हैव अ डिजीज और कंट्रोल विदाउट डिजीज। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी में हम बैक पे जाके इंफॉर्मेशन ले रहे थे। जैसे हम हॉस्पिटल्स में हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री हम क्या कहते हैं, बैक पे जाके जो पेशेंट है वो डिजीज के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया होता है, ठीक है, हॉस्पिटल में प्रेजेंट होता है, एडमिट होते हैं, तो हम ये कहते हैं इसकी बैक में जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आज वो डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें हम बैक में जाते हैं, ठीक है। तो ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज हम कहते हैं। को हार्ट में हम फ्यूचर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड जाते हैं तो उसे हम प्रोस्पेक्टिव स्टडीज कहते हैं। केस कंट्रोल स्टडीज में हम पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें से हम केसेस डिफाइन करते हैं, कंट्रोल डिफाइन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उनमें से कितने एक्सपोज थे, कितने अनएक्सपोज थे, इसी तरह कंट्रोल में कौन से एक्सपोज थे और कौन से अनएक्सपोज थे। अब यहाँ पे केस कंट्रोल स्टडी में जो इम्पोर्टेंट जो है उसका ड्रॉबैक वो ये है, इसमें रिकॉल बायसनेस के चांसेस है, ठीक है। रिकॉल मीन्स कि जब हम पीछे जाके उसके फैक्टर्स देखते हैं या उससे कोई हिस्ट्री लेते हैं तो कुछ पॉइंट वो मिस कर देता है, तो हो सकता है जो पॉइंट उसने मिस किए हैं वो ही काज हो उसकी डिजीज के। तो यहाँ पे रिकॉल बायसनेस के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों से मैं अगर फर्स्ट लेक्चर से कुछ पूछूं तो काफी लोगों को चीजें भूल चुकी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों की तरफ से आएगा वो रिकॉल बायस होगा, काफी चीजें आपको मिस हो गई हैं, ठीक है, आपको याद ही नहीं है, तो यहाँ पे रिकॉल बायस हो गई, क्योंकि मैं पास्ट से चीजें पूछनी, पास्ट में जाके जब मैं फर्स्ट लेक्चर की बात करूँ कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया था, तो अक्सर लोगों को बच्चों को याद ही नहीं होगा कि फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास आ गया रिकॉल बायस, ठीक है। एग्जाम्पल बता दी मैंने रिकॉल बायस की। बेस्ट डिजाइन है रेयर डिजीजेस के लिए, इसमें इंटरेस्ट जो है, इवेंट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑलरेडी डेवलप होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आउटकम एक है लेकिन एक्सपोजर हमारे पास ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, कोहार्ट में हमारे पास क्या था, एक्सपोजर हमारे पास एक था, आउटकम्स हमारे पास ज्यादा आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आउटकम एक है लेकिन बैक में अगर आप देखो तो एक्सपोजर उसके ज्यादा आ सकते हैं, एक से ज्यादा आ सकते हैं। केस कंट्रोल स्टडीज हम बेसिकली हॉस्पिटल में करते हैं, जिसको हम हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज पे कहते हैं। क्लियर है सबको? दरमियान में ओके यस इस तरह के कर दिया करो ताकि पता हो कि सारे अटेंटिव हो, ठीक है। पता चले सारे सो रहे और मैं यहाँ पे बोलती जा रही हूँ। इसमें हम इंसिडेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। रिलेटिव रिस्क काउंट नहीं कर सकते, हाई पोटेंशियल है बायस के जनरलाइजेबिलिटी नहीं कर सकते। अब इसमें जो हम रिस्क मेजर करते हैं इसके लिए हम ऑड रेशियो को यूज करते हैं।
ठीक है, odds of disease in exposed over odds of disease in नॉन एक्सपोज ग्रुप। ठीक है, अब इसके दो फार्मूलेज हैं। ठीक है, दोनों से कैलकुलेशन आपकी सेम ही निकलेगी। ठीक है, ए ओवर सी, इसका जो आंसर आएगा वो आप लिख लो, बी ओवर डी, इसका जो आंसर आएगा वो आप लिख लो, फिर इन दोनों के आंसर को आप डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए डी ओवर बी सी कर दो तो ये आपके लिए इजी है। ठीक है, बजाय कि आप पहले ए ओवर सी को डिवाइड करके आंसर लिखो, फिर बी ओवर डी को डिवाइड करके आंसर लिखो, फिर इन दोनों के आंसर्स को डिवाइड कर लो। ठीक है, तो टाइम सेविंग के लिए आप ए डी ओवर बी सी कर लो। ठीक है, तो ये आपके लिए टाइम सेविंग हो जाएगा। ठीक है, आंसर दोनों के सेम ही आएंगे आपके पास, ए डी ओवर बी सी। यहाँ पे एग्जाम्पल बता दी गई है, केसेस है, कंट्रोल है, उनका उन्होंने ऑड रेशियो कैलकुलेट किया हुआ है। इंटरप्रिटेशन इसकी सेम है जैसे रिलेटिव रिस्क की थी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा तो मीन्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एक्सपोजर की अमंग केसेस में, इक्वल टू 1 है तो मीन्स नो चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर, ग्रेट लेस देन 1 है तो इसका मतलब डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर है। जी ऐसे ये कोहार्ट में रिकॉल बायस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कोहार्ट में हमें पता होता है कि इस टाइम पे क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, अगर पार्टिसिपेंट्स को नहीं भी याद तो हमें पता होता है, तो हम पार्टिसिपेंट से उसके बारे में पूछते ही नहीं है कि हम उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, हम उनको फॉलो अप कर लेते हैं, जो चीजें होंगी हमारे सामने होगी। ठीक है, तो वो हार्ड में रिकॉल बायस नहीं होगा। केस कंट्रोल में क्योंकि हमारे पास डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमने उससे पीछे एक्सपोजर से रिलेटेड हिस्ट्री लेनी होती है, तो यहाँ पे रिकॉल बायस के चांसेस हैं, कोहार्ट में नहीं है। अच्छा, इंटरप्रेशन यहाँ पे दोबारा बताती हैं। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो तो यहाँ पे जो ओड रेशियो है वो 1.27 है। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब जो वैक्सीन करते हैं एमएमआर की, उसमें ऑटिज्म के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो वैक्सीन नहीं करते। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती तो इसका मतलब था कि चांसेस कम है जो वैक्सीन करवाते हैं उनके, उनमें ऑटिज्म के चांसेस हो। ठीक है, इक्वल टू 1 अगर आती तो इसका मतलब कि वैक्सीन का ऑटिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, आप वैक्सीन करवाते तो ऑटिज्म नहीं होता। ये इंटरप्रिटेशन है। एक और एग्जांपल है, ये प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल। ठीक है, हम कर चुके हैं प्रीवियसली। यहाँ पे आप देखो तो इस पिक से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोजर से अगर हम मूव करें आउटकम की तरफ तो ये हमारे पास को हार्ट है, अगर हम आउटकम से बैक की तरफ एक्सपोजर की तरफ मूव करें तो ये हमारे पास केस कंट्रोल है, और क्रॉस सेक्शनल में हमें एक्सपोजर भी मिल सकता है और आउटकम भी मिल सकता है। कोरिलेशन स्टडीज मींस इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, अब कोरिलेशन स्टडीज हमें दो चीजें बताती हैं, डिग्री और स्ट्रेंथ बताती है। ठीक है, टाइप बताती है इसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, परफेक्ट है या वीक है। ये दो चीजें हमें कोरिलेशन स्टडीज बताती हैं। ठीक है, डिग्री और स्ट्रेंथ बताती है और टाइप बताती है, जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ बताती है। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन, तीन पॉसिबल रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं कोरिलेशन स्टडीज के, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। ये तो 100% सबको क्लियर होगा कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स इसमें हमारे दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, आइदर वो ऊपर की तरफ हो या चाहे वो नीचे की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, एक वेरिएबल इंक्रीज है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा,
एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा, लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो ये हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन आ गई। नो कोरिलेशन में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, वो जीरो पे ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊं कि अगर मेरे पास वैल्यू है कि मैं लिख रही हूँ ये मेरे पास 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, ए मैंने दे दिया 0.08 को, बी मैंने दे दिया -0.29, सी मैंने दे दिया 0.48 और डी -1.0। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इनमें से सबसे वीक रिलेशनशिप किन वेरिएबल्स का है, तो क्या इसका आंसर हो सकते हैं? जी, क्या हो सकता है? जी, बाकी भी बताओ, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। ओके, मरीम ने कहा है ए, मरीम तारी कह रही है 0.48 मीन सी, खतीजा ने कहा -0.29, नीलम कह रही रिपीट, अच्छा 0.08, फूले लाला 0.08, सुमैया 0.08। ठीक है, अगर आप देखो इसमें तो 0.08 इसका आंसर है, वीक डिजाइन। ठीक है, वीक कोरिलेशन है। माइनस की वैल्यू हमेशा आपके पास ज्यादा आएगी, माइनस जिसके साथ भी होगी वो आपकी वैल्यू हाई वैल्यू होगी। ठीक है, तो -0.29 ये भी हाई वैल्यू है, हाई इसमें आगे रिलेशनशिप -1, इसमें रिलेशनशिप हाई आ गया। ठीक है, 0.08 और 0. ज्यादा है 0.0, वहां पे 0 है, वहां पे 4 है, तो 0.08 है वो सबसे वीक है। इसमें सिंपल मैंने वीक पूछा। ठीक है, पॉजिटिव वीक या नेगेटिव वीक ये चीज मैंने नहीं पूछी। सिंपल। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव की बात होगी तो फिर इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर इन चारों में अगर वैल्यू देखो वी के बेस पे तो 0.08 है। या जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो मैथ में बड़ी होती है पॉजिटिव वैल्यू से। अगर इसमें मैं पॉजिटिव हाईएस्ट इसमें रिलेशन कौन सा है, परफेक्ट पॉजिटिव कौन सा रिलेशन है पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें आपका आना था 0.48 पॉजिटिव को अगर आप देखो। ठीक है, अगर आप नेगेटिव को देखो तो वो आपके पास आना था -1। तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वो सिंपल वीक मैंने पूछा है, ना तो मैंने पूछा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता दी गई है एग्जाम्पल पॉजिटिव रिलेशनशिप की। स्मोकिंग ज्यादा करेंगे तो लंग कैंसर, लंग डैमेज ज्यादा होंगे। ठीक है, लंग कैंसर के ज्यादा चांसेस हैं। नेगेटिव में अपनी वर्ड ज्यादा होती जाएगी, लाइफ स्पैन कम होता जाएगा। कोरिलेशन में कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन उसकी 0 पे एग्जिस्ट करती है। नेगेटिव में वो डायरेक्शन ऑपोजिट के, पॉजिटिव के ऑपोजिट है। स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं, पीछे हम रिलेशनशिप देखे थे। ठीक है, ये इसका स्ट्रेंथ है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, वीक पॉजिटिव है, नो कोरिलेशन है। इसी तरह नेगेटिव के वीक नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है। यहाँ पे स्केल में अगर आप देखो तो ये हमें स्ट्रेंथ भी बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है। ठीक है, जीरो पे, जीरो पे वो वीक है, जीरो से ऑनवर्ड जैसा मूव करता जाएगा वो प्लस में, तो -1 की तरफ जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने बताना हो कि कोरिलेशन हमें क्या बताता है। ठीक है, अब कोरिलेशन जो हम स्टैट में यूज करते हैं वर्ड, वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर की वैल्यू से। आर की वैल्यू से हम बताते हैं कि रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, डिजाइन डेट यूज एग्जिस्टिंग डेटा, हम इसमें क्या कहते हैं, मेटा एनालिसिस। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है कि हम क्या करते हैं। हमारे पास एक ही स्टडीज के अंदर काफी सारी स्टडीज के रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बजाय कि हम 50 या 60 स्टडीज को सर्च आउट करें, हम एक ही स्टडी को सर्च करते हैं, उसी के अंदर वो 50-60 स्टडीज मेंशन होती हैं। उसे हम कहते हैं मेटा एनालिसिस। फोकस स्टडीज हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज लेते हैं। कंटेंट एनालिसिस में हम क्या कहते हैं, कंटेंट को देखते हैं कि कंटेंट जिसकी जिस बेस पे होना चाहिए था उसी की बेस पे वो डेवलप है कंटेंट, वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, क्रॉस एक्सपेरिमेंट में हम कॉजल रिलेशनशिप देखते हैं, यहाँ पे हम रैंडमाइजेशन नहीं करते। क्रॉस एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट होती है एक्सपेरिमेंटल लेवल से बाय लेवल ऑफ कंट्रोल्स की बेस पे। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हम हाईली कंट्रोल्ड सिचुएशंस में करते हैं। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि हम इसमें कंट्रोल मैनिपुलेशन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम स्टडी ग्रुप भी कहते हैं। इसमें हम रैंडमली असाइन करते हैं सब्जेक्ट्स को कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और इसमें हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। एक्सपेरिमेंटल में होंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसमें रैंडमाइजेशन नहीं करते।
ठीक है, अभी रिपीट कर दिए तो एमसीक्यूज की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, खुद भी इस पे एमसीक्यूज बना सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। 50 मार्क्स का एग्जाम है आपका, और 1 आवर होगा आपके लिए। अच्छा, इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं और डिडक्टिव में हम जनरल टू स्पेसिफिक देखते हैं। ठीक है।